नूरिया की प्रेगनेंसी को 3 माह हो चुके थे। वो सारी बातें जहन से निकाल कर अपने शोहर और होने वाली औलाद का सोचते अपनी ज़िंदगी के हसीन पल जी रही थी। हाशिर का नंबर वो ब्लॉक लिस्ट में डाल चुकी थी। फैक्ट्री में आजकल काम ज़्यादा था, इसलिए बाज़ औक़ात राजा देर से घर आता था। नूरिया की तबीयत कुछ दिन से ख़राब थी, पर रात ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस पर डॉक्टर ने कहा वो स्ट्रेस ले रही है, जिसकी वजह से उसका बीपी हाई हो रहा था। राजा के बहुत इशरार करने पर भी वो टाल गई कि उसे कोई परेशानी नहीं। नूरिया बेड पर बैठी हाथ में मोबाइल पकड़े गेम खेल रही थी। उसे मतली महसूस हुई तो तेजी से बाथरूम की तरफ भागी। 5 मिनट के बाद वो गीला चेहरा थपथपाकर पहुंचते निढाल सी बाहर आई तो सामने बेड पर बैठे हाशिर को देखकर ठिठक कर रुकी। एक पल को उसकी आंखों में हैरानी उभरी और दूसरे ही पल नागवारी। उसे यूं चोरी छुपे हाशिर का अपने घर आना सख्त नागवार गुजरा था। नूरिया ने कंधे पर पड़ा दुपट्टा सीने पर फैलाकर ओढ़ते नामहसूस अंदाज में अपना सरापा छुपाने की कोशिश की, जो कि हाशिर की तेज नज़रों से छुप ना सका। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नूरिया के लहजे में महसूस की जाने वाली नागवारी थी। तुमसे मिलने आया हूँ। वो बेड से उठ खड़ा हुआ। आपको इस तरह राजा से चोरी हमारे घर नहीं आना चाहिए था। वो एक कदम पीछे लेती चेहरा मोड़ गई। क्यों? उसके सवाल पर नूरिया को मजीद हैरत हुई। आप नहीं जानते कि क्यों? वो उसे वाकई उस इंसान पर हैरत हो रही थी। हाशिर प्लीज़ जाएं आप यहाँ से, राजा आ गए तो अच्छा नहीं होगा। नूरिया के सख्ती से कहने पर वो कदम बढ़ाता उसकी तरफ आने लगा। मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया तुमने? वो नर्म लहजे में पूछता। नूरिया को एक आंख नहीं भा रहा था। क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब था, इसलिए राजा सही करवाने के लिए लेकर गए थे। वो तेज़ी से झूठ बोल गई। ठीक है, मान लिया, मुझे बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से रिस्क लेकर आना पड़ा। ये कुछ पेपर्स हैं, तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए, ऑफिस में कुछ स्टाफ नया रखना है। वो जेब से कुछ कागजात निकाल कर उसके सामने कर गया तो नूरिया ने बगैर सोचे समझे जल्दी से उसके हाथ से पेंसिल और पेपर पकड़कर साइन कर दिए। अब आप जाएं प्लीज़। नूरिया के मिन्नत भरे लहजे पर वो लब भींच गया। अभी तो जा रहा हूँ, पर बहुत जल्द वापस भी आ सकता हूँ अगर तुमने फ़ोन पर मुझसे रब्ता ना किया तो। बगैर कोई लफ्ज़ बोले वो तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया तो नूरिया ने अपने बेजान पड़ते वजूद को घसीटा और बेड के पास लाई और गिरने के अंदाज में वहाँ बैठ गई। उसे बैठे अभी 2 मिनट ही गुजरे थे जब कमरे में राजा दाखिल हुआ। राजा ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया तो उसे देखते वो सीधी हो बैठी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वो सलाम लेती अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल करने लगी, क्योंकि राजा 1 सेकंड से पहले उसके तासुरात पहचान जाता था। वालेकुम अस्सलाम। वो संजीदगी से जवाब देकर ड्रेसिंग टेबल के आगे जा खड़ा हुआ और अपने हाथों में पहने बैंड्स उतारने लगा। मैंने भी हाल पूछा है शायद। उसकी बात पर वो उसकी तरफ मुड़ा और उस पर नज़र डालकर फिर से शीशे की तरफ देख अपने बाल पोनी से आज़ाद करने लगा। कोई आया था क्या? उसके सवाल में छाया सर्दपन। न जाने नूरिया महसूस क्यों नहीं कर पाई। नहीं तो यहाँ यहाँ किसने आना था? आप क्यों पूछ रहे हैं? वो तेज़ी से उसकी बात पर नफ़ी करती उल्टा उससे सवाल कर गई। क्योंकि बाहर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, इसलिए पूछा। वो शीशे में नज़र आते नूरिया के अक्स को देख तफसीली लहजे में बोला तो वो फिर से बौखलाई। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मेरा दम घुट रहा था तो इसलिए दरवाज़ा खोल दिया। फिर एकदम वॉमिट हुई तो अंदर आ गई, दरवाज़ा बंद करना भूल गई। उसकी वजाहत पर वो गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता, अलमारी से अपने कपड़े लेता फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इन्हें क्या हुआ? राजा के बाथरूम में बंद होने के बाद वो खुद से सवाल करने लगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो घर आते सबसे पहले उसका माथा चूमकर उसे हक करता था, अपने बेबी को प्यार करता और फिर फ्रेश होता। बाहर आते हैं तो पूछती हूँ इनसे। वो सोच कर उठी और किचन की तरफ चली आई ताकि खाना गर्म कर सके। खाना गर्म करके ट्रे में लगाकर जब वो कमरे में आई तो राजा शीशे के आगे खड़ा बाल बना रहा था। आहट पर उसने मुड़कर नूरिया को देखा, फिर उसे खुद की तरफ आता देख उसके हाथ से ट्रे पकड़ गया। मुझे आवाज़ दे ली होती, खुद क्यों ले आई? वो उसकी फिक्र पर मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, बस इतना सा तो काम था, इसमें भला क्या मुश्किल? वो मुस्कुराकर उसके पीछे ही बेड तक आई। उसके बैठने के बाद राजा ने ट्रे दरमियान में रखा और खुद उसके सामने बैठ गया। मामूल के मुताबिक पहला लुकमा दोनों ने एक दूसरे को खिलाया अपने हाथों से, फिर खामोशी से खाना खाने लगे। खाने के बाद राजा उसे वहीं बैठे रहने का इशारा करता खुद बर्तन उठाकर किचन में रखने चला गया। नूरिया काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, पर जब वो कमरे में वापस ना आया तो नूरिया उठकर कमरे से बाहर निकल आई। नीचे उसे राजा कहीं दिखाई नहीं दिया।
वो अंधेरे में डूबी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई जो छत की तरफ जाती थी। राजा, आप कहाँ हैं? वो अंधेरे में अंदाजे से कदम उठाती उसे आवाज़ देने लगी तो राजा, जो कि सिगरेट पीने के साथ किसी सोच में मगन था, तेज़ी से सिगरेट बुझाकर उसकी तरफ बढ़ा। साथ ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च भी ऑन कर ली। खुद क्यों आ गई ऊपर? मुझे आवाज़ देती, पता भी है ना कितना अंधेरा है, ठोकर लग जाती तो। वो एक ही सांस में कहता उसका हाथ थामकर उसे एहतियात से अपने साथ नीचे लाने लगा। यहाँ बैठो, मैं अभी आया। उसे बेड पर बिठाकर वो खुद कमरे से निकल गया। 5 मिनट बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो नूरिया बेड के साथ टेक लगाकर नीम दराज थी। उसके हाथ में दूध का गिलास देख वो मुंह के जाविये बिगाड़ने लगी। उसे दूध जिस कदर नापसंद था, राजा उतनी ही ज़बरदस्ती से उसे 2 वक्त दूध का गिलास पिलाता। राजा, आज नहीं, प्लीज़, मेरा दिल नहीं कर रहा। वो बेचारी सी शक्ल बनाकर मिनमिनाई, जिस पर राजा इस मामले में उसकी एक नहीं सुनता था। अब भी ऐसा ही हुआ, कोई बहाना नहीं, जल्दी ख़त्म करो इसे। उसके लहजे में रोज़ वाली शरारत आज मफकूद थी, जिसे नूरिया अपनी ही परेशानी में अब तक महसूस नहीं कर पाई। वो उसकी मेडिसन उसके मुंह में डालकर ज़बरदस्ती दूध का गिलास उसके मुंह से लगा गया तो वो भी एक ही सांस में गिलास ख़त्म कर गई। उफ, वो मुंह साफ करती बुरे बुरे मुंह बना रही थी। उठ के थोड़ी देर वॉक करो फिर लेट जाना। राजा उसका हाथ थामकर नरमी से उसे उठा गया। वॉक करो ध्यान से, जब तक मैं बेकरी से ब्रेड पकड़ लाऊं। ख़त्म हो चुकी है, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। उसका जवाब सुने बगैर वो घर से निकल गया तो वो भी चुपचाप वॉक करने लगी। ब्रेड लेने के बाद राजा घर वापस आया तो वो सहन में पहुंचा। अभी वो सहन में पहुंचा था कि उसे नूरिया के उल्टी करने की आवाज़ आने लगी। वो ब्रेड वहीं तख्त पर रखकर तेज़ी से कमरे में आया तो वो वाकई उल्टियाँ कर रही थी। वो उसके पीछे ही बाथरूम में चला आया, उसकी पुश्त पर हाथ फेरता, अपना एक बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट गया। वो फारिग होने के बाद कुल्ली करके मुंह पर छींटे मार गई तो राजा तौलिया पकड़कर उसका मुंह थपथपाकर खुश्क कर गया। उसका चेहरा खुश्क हुआ तो नूरिया निढाल सी अपना चेहरा उसके सीने पर रखकर अपना सारा बोझ उस पर डाल गई। तुम ठीक हो? वो उसके गालों पर फैली नमी अपने हाथों से साफ करता, झुककर उसके चेहरे को देख परेशानी से पूछने लगा। वो मुंह से कुछ बोले बगैर सर हिला गई। राजा राजा नूरिया को बाहों में उठाता कमरे में लाया और बेड पर लेटाकर उसके ठंडे पड़ते वजूद पर कंबल डालकर उसके पास बैठ गया। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही रानी। शाबाश, थोड़ी हिम्मत करो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वो उसके सर्द हाथ अपने हाथों में थाम कर उन्हें रगड़कर गरमाइश पहुंचाने लगा। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोलती उठने लगी तो राजा उसके कंधे पर दबाव डालता उसे उठने से रोक गया। लेटी रहो तुम। कहाँ ठीक हो? मुसलसल उल्टियाँ करे जा रही हो, रंग देखो कैसा पीला पड़ गया। वो उसकी हालत से सख्त परेशान था, जो उसके चेहरे से भी नज़र आ रहा था। यहाँ आए। वो उसे झुकने का इशारा करने लगी तो वो उसकी बात पर अमल करता झुक गया। उसके झुकने पर नूरिया अपने हाथ उसके मजबूत हाथ से निकालकर उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर मजीद उस पर झुकी। राजा जामिद होकर उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। उसे खुद पर झुकाने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर उठी और उसके माथे पर लब रख गई। उसके लम्स की ठंडक राजा को अपनी रूह में उतरती महसूस हुई। वो दुआ करने लगा कि काश ये लम्हे यहीं पर ठहर जाएं। हर दुआ उसी वक्त पूरी कहाँ होती है। वो उसका चेहरा पीछे करती उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, परेशान मत हुआ करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस हालत में ये सब नॉर्मल है। मैं डॉक्टर से तफसील से पूछ चुकी हूँ, सब ठीक है, आप इजी रहें बस। नूरिया के मुस्कुराकर कहने पर वो कुछ रिलैक्स होता पीछे हटकर बेड की दूसरी साइड पर आकर दराज हुआ। उसके लेटते ही नूरिया खुद पेशकदमी करती, उसके सीने पर सर रखकर उसकी गर्दन में बाजू हाइल कर गई। राजा, उसकी मीठी पुकार पर राजा सर झुकाकर उसकी तरफ देखने लगा। वो हंकारा भरता एक बाजू उसके गिर्द बांध गया। मुझे आपसे कुछ कहना है, वो लरसती आवाज़ में बोली तो राजा हैरानी से देखने लगा। कहो। राजा अपने हाथ की पुश्त उसके चेहरे पर फेरने लगा। आप बहुत अच्छे हैं राजा, और मुझे फ़ख्र है कि आप मेरे शोहर हैं। वो शर्मा कर कहती उसके सीने में मुंह छुपा गई। अच्छा। वो छुई मुई सी होते उसे देख बेसाख्ता हंस दिया। और मैं रब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने तुम जैसे नगीने से नवाजा। तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी ज़िंदगी की तारीक शब को रोशन कर दिया है, रोशन सवेरे में बदल दिया है। वो उसका माथा चूमकर उसे खुद में भींच गया। अरसम कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा साई साई कर रहा था। कहाँ हैं आप? वो कबर्ड के पास जाकर उसके बाहर लटका अपना शलवार सूट पकड़कर अरमिश को आवाज़ लगाने लगा। हम यहाँ हैं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर
उसकी नर्म मीठी आवाज़ सुनकर अरसम ने पलट कर देखा तो जल्दी से वो रुख मोड़ गई, जिसकी वजह से अब उसकी पीठ उसकी जानिब थी। नो, आप हमें ऐसे नहीं देख सकते। अरमिश के बौखलाकर कहने पर वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा। क्यों नहीं देख सकता मैं आपको ऐसे? वो कदम बढ़ाता उसकी तरफ जाने लगा तो उसकी कदमों की चाप सुनकर वो आंखें मींच गई। वहीं रुक जाएं हस्बैंड प्लीज़, हमने मोमल आपी से मेकअप करना सीखा है और अब हम आपके लिए तैयार होना चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ आप अभी मत देखें। उसके इल्तजाइया लहजे में कही गई बात पर अरसम को उस पर प्यार आया बेसाख्ता। उसे याद था एक दिन उसने अरमिश को कहा था कि मैं आपको सजा हुआ देखना चाहता हूँ। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अरमिश को सिर्फ वलीमे वाले दिन तैयार हुए देखा था, वरना वो हर वक्त सादा सी हालत में रहती, क्योंकि उसे तैयार होना आता ही नहीं था, ना उससे भारी कपड़े संभाले जाते थे। अब जब वो उसकी ख्वाहिश पर तैयार होना सीख गई थी तो वो उसे तैयार होकर दिखाना चाहती थी। अरसम को किस तरह प्यार ना आता उस पर। ओके, हम नहीं देख रहे, बस आप ज़रा साइड पर हो जाएं, हमें बाथरूम जाना है ताकि वक्त पर तैयार हो सकूं मैं भी। उसकी बात पर फर्मा बरदारी से वो यूं ही उसकी तरफ पीठ की एक तरफ हो गई तो वो भी शराफत से बाथरूम में बंद हुआ। शुक्र। अरसम के बाथरूम में जाने के बाद वो जल्दी से अपना लिबास संभाल कर ड्रेसिंग टेबल के सामने आन बैठी। वो दोनों अरसम की फरमाइश पर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे, फिर डिनर भी बाहर ही करते। आज के लिए अरसम उसके लिए स्पेशल ड्रेस लाया था, उसके हवाले भी कर चुका था, जिसे वो खुशी खुशी पहन चुकी थी। उसने खुद को एक नज़र शीशे में देखा। स्याह टखनों तक आता फ्रॉक, जिसके बाजू और गले पर मल्टी रंग की दीदा जेब कढ़ाई हुई हुई थी, उसके साथ और गेंजा का मल्टी दुपट्टा एक कंधे पर रखे वो मेकअप के बगैर भी खुद को अच्छी ही लग रही थी। उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी मेटल की चूड़ियों पर गई तो वो उन्हें उठाकर दोनों कलाइयों की जीनत बना गई। साथ पड़ी छोटी छोटी झुमकियाँ जिनके नीचे छोटे से मोती लटक रहे थे, उन्हें भी कानों में डाल गई। वो ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहन सकती थी, इसलिए उसकी पसंद को सामने रखकर उसके लिए ख़रीदारी की थी उसके प्यारे से शोहर ने। सबसे पहले उसने थोड़ा सा फाउंडेशन चेहरे पर अच्छे से फिक्स किया, उसके बाद ब्लश ऑन से गाल थोड़े गुलाबी किए, फिर लिपस्टिक के शेड्स चेक करने लगी। एक गुलाबी रंग की न्यूड लिपस्टिक उसे काफ़ी पसंद आई। उसी को पकड़कर वो बड़ी एहतियात से अपने छोटे छोटे गुलाबी होंठों पर लगाने लगी। वो इस काम में माहिर तो ना थी, पर मोमल के सिखाने पर कुछ ना कुछ सीख ही चुकी थी। सुनहरी बाल जो अब तक सूख चुके थे उन्हें कैचर में कैद किया, सामने से बालों की दो लटें बाहर निकाली जो उसके गालों को चूमने लगी। उसने एक जांचती नज़र अपने चेहरे पर डाली तो कुछ अधूरापन महसूस हुआ। उसकी सुनहरी आंखें खाली खाली महसूस हो रही थीं। उसकी मुतलाशी नज़रें ड्रेसिंग टेबल का जायज़ा लेने लगी। मतलूबा चीज़ मिलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने काजल उठाया और अपनी सुनहरी आंखों में डालने लगी। अब लग रही हूँ ना मिसेस अरसम आफरीदी, अपने अक्स को देखकर कहती वो शर्मा कर चेहरा हाथों में छुपा गई। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही उसका दिल तेज़ रफ्तार पकड़ चुका था। वो झुककर काली सैंडल अपने पाँव में डालने लगी। जूता पहनकर वो उठ खड़ी हुई तो अरसम आफरीदी की निगाह उसके हसीन सरापे पर पड़ी। वो मबहूत सा उसे तके चला जा रहा था। उसकी गहरी नज़रें अरमिश को मज़ीद सुर्ख कर गईं। अच्छा तैयार नहीं हुई क्या? उसके मुसलसल चुप रहने से वो परेशान हुई थी। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ा और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उसकी पेशानी पर लब रख गया। माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही हैं आप हस्बैंड। उसकी आवाज़ पर वो हमतन गोश हुआ। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरमिश के तारीफ़ी जुमले पर वो पहले चौंका, फिर हैरान हुआ और फिर धीरे से मुस्कुराया। वो काली शलवार कमीज़ में वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। शुक्रिया दिलजान। वो उसका वही हाथ जो उसके हाथ में दबा था, उसे चूमकर अपने संग नए हसीन सफ़र के लिए चल पड़ा। मीनू मेरी जान बस कर दो, अब मामा थक गई हैं। मोमल सोफे पर बैठती मनाहिल से बोली। वो मनाहिल की फरमाइश पर उसके साथ पकड़न पकड़ाई खेल रही थी। वो जानबूझकर हार जाती तो मनाहिल जीतने की खुशी में खिलखिलाने लगती, पर अब मोमल थक चुकी थी। पर मजाल है कि वो छोटी आफत थकी हो, मामा और खेलना है। वो इतना प्यारा बोल रही थी कि मोमल बेसाख्ता उसे अपनी गोद में बिठाकर उसका मुंह चटाचट चूम गई। बहुत खेल लिया, अब पढ़ेंगे हम। वो उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठा गई और खुद कालीन पर बिखरे खिलौने समेटने लगी। मनाहिल। बासिम की पुकार पर मनाहिल खुशी से चीखती, पापा कहती उसकी तरफ दौड़ी, जबकि उसकी भारी आवाज़ मोमल के कानों में पड़ती उसे कपकपाने पर मजबूर कर गई। वो बुलंद होती धड़कनों को थपक कर चुप करवाती अपने काम में मसरूफ रही। बासिम मनाहिल को गोद में उठाकर दोनों गाल बारी बारी चूम गया उसके,
पापा आई मिस्ड यू। मनाहिल बासिम के गाल पर लब रखती लाड से बोली तो वो उसे खुद में भींच गया। पापा मिस्ड यू टू मेरी जान। बासिम भी उसी के गाल पर लब रख गया और उसी के अंदाज में बोला तो वो खिलखिला कर हंसी। पापा मामा की किस। उसके सवाल पर जहाँ जहाँ बासिम आफरीदी की आंखें फैली वहीं मोमल आफरीदी की आंखें भी फटी की फटी रह गई। धड़कनों ने सीने में ऊधम मचा दिया पर वो खुद को लापरवाह जाहिर करती कांपते हाथों से सामान उठाने लगी। बासिम आफरीदी मुतबस्सम आंखों से उसके हाथों की कपकपाहट देखने लगा। फिर यकायक उसे शरारत सूझी। बेटा आपकी मामा आपके पापा से किस लेना ही नहीं चाहती। उसकी बेबाकी पर मोमल की आंखें फैली। क्यों पापा। वो छोटी सी बच्ची हैरत से पूछने लगी। पता नहीं बेटा अपनी मामा से पूछो। वो लब दबाकर मुस्कुराहट छुपाने लगा। बताएं मामा आपको पापा से किस क्यों नहीं चाहिए। मोमल उसकी आवाज़ पर झटके से अपनी जगह से उठी। शर्म कर लें बच्ची के सामने इतनी बेशर्मियाँ दिखा रहे हैं। वो दबा दबा चीख कर बासिम आफरीदी से बोली जो दिल जलाती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए शोक नज़रों से उसे देखने में मसरूफ़ था। मीनू जाओ देखो दादो मार्केट से आई हैं या नहीं। उसका हुक्म सुनती मनाहिल तेज़ी से कमरे से भाग गई। आप में ज़रा भी शर्म बची है या नहीं। माजी में जो कुछ आपने किया और कहा था वो सच था तो अब ये धोखा और फरेब क्यों। चाहते क्या हैं आप। मेरी इज्जत नफ्स रोन कर किस कदर सुकून से आप ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों कर रहे हैं ऐसा। मोमल के चीखने पर बासिम का मुतबस्सम चेहरा एकदम संजीदगी का लिबादा ओढ़ गया और माजी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगा। आफरीदी विला में आज रौनक अरूज पर थी। दोनों फैमिलीज उस वक्त नीचे वाले पोर्शन में मौजूद थीं। बड़ों के कमरे नीचे थे जबकि मोमल बासिम और अरसम के कमरे ऊपर थे। पर उस वक्त शाम की चाय के लिए सब नीचे इकट्ठे हुए थे। जून के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती थी पर लाउंज में चल रहे दोनों एसी वहाँ के माहौल को एकदम ठंडा कर चुके थे। करीम आफरीदी और अरसल आफरीदी एक सोफे पर विराजमान चाय पीने के साथ साथ बिजनेस के मामला डिस्कस कर रहे थे जबकि ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी सामने बैठी सोफे पर हाथ में मैगजीन पकड़े कपड़ों के नए डिज़ाइंस पर तबसरे कर रही थी। थोड़ी ही दूर कालीन पर अरसम आफरीदी और मोमल आफरीदी आमने सामने बैठे लूडो खेल रहे थे जबकि मोमल के पीछे मौजूद सिंगल सोफे पर बासिम आफरीदी नीम दराज मोबाइल में महव था। अरसम भाई आप कितने बड़े चीटर हैं ना। मोमल की रूहानी सी आवाज़ बासिम के कानों से टकराई तो वो मोमल से नज़रें हटाकर उसकी जानिब देखने लगा जो रोने वाली सूरतली अरसम को देख रही थी। चीटिंग मैंने नहीं की बल्कि तुम कर रही हो चुड़ैल। उसके चुड़ैल कहने पर वो मुड़कर शिकायती नज़रें बासिम पर टिका गई। उसके यूं देखने पर बासिम उठा और उनके दरमियान बैठ गया। क्या हुआ। वो जानता था कि दोनों लूडो खेलते हुए हमेशा बच्चों की तरह लड़ते थे पर फिर भी नासमझी का तासुर चेहरे पर सजाए दोनों से सवाल कर गया। बासिम भाई ये अरसम भाई हमेशा की तरह आज भी चीटिंग कर रहे हैं और ऊपर से मान भी नहीं रहे। उसकी रूहानी शक्ल देखकर बासिम को बेसाख्ता उस पर प्यार आया। अरसम कब सुधरोगे तुम। हाँ क्यों तंग कर रहे हो मेरी स्वीटी को। वो रोबदार आवाज़ में बोला तो अरसम मुंह बिसोरने लगा जबकि मोमल नाक चढ़ा गई। भाई मैंने कोई चीटिंग नहीं की। ये चुड़ैल चीटिंग करती है और इल्ज़ाम मुझ पर लगा देती है। उसके चुड़ैल कहने पर मोमल फिर से बासिम की तरफ देखने लगी तो वो अरसम को गुद्दी से पकड़ गया। आह छोड़ें भाई बच्चे की जान लेंगे क्या। वो अपनी गर्दन बासिम की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करने लगा। चुड़ैल क्यों बोला तुमने मोमल को। वो उसकी गर्दन आज़ाद किए बगैर पूछने लगा। तो और क्या कहूँ। इतने लंबे नाखून और इतने ज़्यादा लंबे बाल चुड़ैलों के ही तो होते हैं। मेरा मतलब सॉरी भाई माफ़ कर दें अब नहीं बोलूँगा इस चुड़ैल को। आई मीन मोमल को चुड़ैल। वो चुड़ैल कहने की जस्टिफिकेशन देता उसकी गिरफ्त अपनी गर्दन पर मजबूत पड़ती महसूस करके गड़बड़ाकर माफ़ी मांग गया। उसकी पतली होती हालत देखकर मोमल खिलखिलाकर हंसने लगी और उसे यूं हंसते देख बासिम के चेहरे पर मौजूद मसनूई गुस्से के तासुर एकदम नरमी में बदले। बासिम भाई इनको कहें कि मेरे साथ एक और गेम लगाएं यही इनकी पनिशमेंट है। मोमल के इतरा कर कहने पर अरसम बेचारगी से बारी बारी दोनों को देखने लगा। तुमने सुन लिया ना अरसम कि तुम्हें क्या करना है। बासिम ने तेवरी चढ़ाकर उससे पूछा तो वो दोनों हाथ उनके आगे बांध गया। भाई प्लीज़ आज अभी नहीं मेरा मैच है मुझे वहाँ जाना है। उसकी बात पर मोमल का मुंह लटक गया। कोई बात नहीं जाएं आप हम बाद में खेल लेंगे। वो अपनी उदासी छुपाकर अरसम से खुले दिल से बोली। वो जानती थी अरसम के लिए क्रिकेट क्या अहमियत रखती थी। मुस्कुरा कर बोली थी पर उसकी आंखों में मौजूद उदासी बासिम की तेज़ नज़रों से छुपी ना रह सकी। तुम जाओ अरसम अब मैं और मोमल खेलते हैं। क्यों स्वीटी।
वो अरसम से कहता आखिर में मोमल से मुस्तफसर हुआ तो उसकी आंखों के बुझते दिए एकदम टिमटिमा उठे और वो खुशी से चीख उठी। ये वो खुश होकर चीखती पुरजोश से उसके बाजू से लिपट गई तो बासिम की आंखें चमक उठी। बासिम मुस्कुराकर उसे देखने लगा जो अब उससे अलग होती खुशी खुशी लूडो सेट कर रही थी, जबकि अरसम वहां से उठता घर से बाहर निकल गया।